So after the discovery of electrons, protons and neutrons, next क्या था? How are they distributed? उनका distribution within an atom. How are they distributed inside the atom? So various models were given. अलग अलग models के through explain किया गया कि किस तरह से वो एक atom में present है, कैसे distributed है. तो the very first model was Thomson's model. So Thomson's model is also called as plum pudding model. इसको कैसे imagine करते हैं? जैसे पुडिंग क्या होता है, केक, उसमें बीच बीच में प्लम्स हैं, उस तरह से. या फिर वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन में जो आपका रेड पार्ट है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जो सीड्स है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसको कैसे इमेजिन किया गया? जस्ट इमेजिन वाटरमेलन. यू ऑल हैव सीन वाटरमेलन. तरबूज सबने देखा है. तो तरबूज में जो रेड पार्ट होता है, पूरा का पूरा जो स्फीयर है, अंदर का पार्ट है, दैट इज रेड. तो वो जो रेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को, और बीच में जो सीड्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो थॉमसन ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द एटम स्प्रेड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर समवेयर प्रेजेंट इन द, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट समवेयर इन द एटम. इतने प्रेजेंट है कि वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. जैसे सीड्स प्रेजेंट है वाटरमेलन में, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटम. एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इतने कि वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है. सो मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडल वाज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम. इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? रैंडमली, कोई फिक्स्ड उनका पोजीशन नहीं है. और नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज बैलेंस्ड इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ द एटम. तो पॉजिटिव चार्ज जो एटम पे है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स पर है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है. सो दैट वाज हाउ ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो उसने बोला कि चार्जेस क्योंकि बैलेंस्ड है, सो दैट इज व्हाई एन एटम इज स्टेबल, ठीक है. So this was how he explained the distribution of electrons and protons. अब इसका limitation क्या था? Limitation का मतलब है drawback. Soon after Rutherford did his scattering experiment, और Rutherford ने अपने scattering experiment में बोला कि जो positive charge है वो throughout the sphere नहीं है, वो concentrated है center में. So after the results of Rutherford's alpha scattering experiment that he could not explain. He could not explain कि जो Rutherford ने बोला कि positive charge तो center में concentrated है, throughout spread नहीं है, तो ये वो उसको explain नहीं कर पाया, ठीक है. So that was the limitation. He could not explain results of Rutherford's alpha scattering experiment, ठीक है. तो जो उसने वहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, है ना, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, पॉजिटिव बॉडी. सो सारी जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सो ऑल दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. सो दैट बिकम द ड्रॉबैक. नाउ लेट्स लुक एट द अदर मॉडल. ठीक है ना, समझ आ गया. तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? ऑल दैट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड ने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जबकि इसने क्या लिया था? सॉलिड स्फीयर. ही टुक इट एज अ सॉलिड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड. लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, वेकेंट स्पेस है ना. तो जो भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स थे वो सब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो सब इसके ड्रॉबैक बन गए. जैसे most of the part is empty, positive charge is concentrated in the center, and electrons are not stationary, they are moving around the nucleus. So all these points were explained by Rutherford's scattering experiment, and these could not be explained through his watermelon model. Okay, now let's see the Rutherford's model.
Now the second model that came up was Rutherford's model. तो Rutherford ने एक एक्सपेरिमेंट किया, that is called as alpha scattering experiment. So he took a radioactive substance. Okay, this is a radioactive substance, like suppose radium, which gives out alpha particles. These alpha particles were made to strike on a thin foil of gold. ठीक है, and some जब स्ट्राइक करते हैं अल्फा पार्टिकल्स थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, तो सम रेज दे पेनिट्रेट थ्रू, है ना, सम आर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स. So there was this photographic plate at the back. जिसपे ये रिसीव किया गया, ठीक है, जो भी रेडिएशंस एमिट हुई, so all the radiations that were emitted, they were received on this zinc sulfide screen. So this was the experiment. A radioactive substance was taken that emitted alpha particles. These alpha particles were made to fall on thin gold foil. और जो भी वहां से radiations emit हुई, they were observed. ठीक है, एक्चुअली ही वॉज ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अल्फा स्कैटरिंग, है ना, कि अल्फा पार्टिकल्स जब स्कैटर होते हैं तो कितने ऐसे होते हैं जो पास थ्रू करते हैं फॉइल से, बिकॉज ही हैड टेकन अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड. सो बहुत थिन फॉइल जब उसने लिया तो मोस्ट ऑफ द रेज कुड पास थ्रू, है ना. सो ही वाज एक्चुअली स्टडिंग कितना रेज पास थ्रू करता है, बिकॉज जो रेज पास थ्रू करेगा वो यहाँ स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, और जब भी रेडिएशन स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है तो जिंक सल्फाइड ग्लोज, इट शोज फ्लोरेसेंस. ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही वॉज कैरिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ही वॉज मूविंग फ्रॉम दिस साइड द अदर साइड. ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है, स्क्रीन उधर है, सो ही वॉज टेकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन और वो उधर से जा रहा था बैक साइड से. तो व्हेन ही वॉज मूविंग फ्रॉम दिस साइड तो उसने क्या देखा कि पीछे की तरफ को भी जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा है. ठीक है, सो देन ही थॉट कि रेडिएशंस तो आगे को मूव कर रही है, अगर यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है और वो भी ग्लो कर रहा है तो दैट मीन्स सम रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टिंग बैक, कुछ रेडिएशंस वापस आ रही है. सो देन ही स्टडीड इट फर्दर, बिकॉज एक्चुअली वो तो ये स्टडी कर रहा था कितना रेज पास थ्रू करता है और ऑल दैट स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ही वाज स्टडीइंग. बट देन ही नोटिस कि कुछ रेज एकदम रिबाउंड कर रही है, मतलब कुछ रेज वापस 180 डिग्री से आ रही है और इस तरफ ZNS स्क्रीन भी ग्लो कर रहा है. ठीक है, देन ही कंटिन्यूड विद एक्सपेरिमेंट एंड देन ही सॉ कि देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इनसाइड द एटम, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स का जो नेचर है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, so if they are being deflected back that means there is some positively charged body there जो उसको रिपेल कर रहा है ना. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को कोई पॉजिटिव सेंटर ही रिपेल कर सकता है. सो देन ही स्टडीड द एटम इन डिटेल. सो एटॉमिक लेवल पर इसको अगर देखें सो क्या है, लाइक देयर इज दिस एटम. ठीक है, सो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, व्हाट वाज द observations of his scattering experiment? Most of the rays just pass through the atom. So most of the rays just pass through the atom, और वहां से उसने क्या conclude किया, that most of the space in the atom is empty. So the first observation was most of the rays just pass through undeflected. So most of the rays, most of the alpha particles or alpha rays pass through the gold foil, pass through the foil undeflected, है ना. मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज मतलब ऑलमोस्ट
ऐसे जो भी आपके पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स लगभग 99% स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड. So I'm writing it here. Most of the alpha particles pass through the gold foil in straight line, or we can write undeflected. ठीक है. Okay, तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? Most of the particles just pass through the gold foil. That most of the part of the atom is vacant. है? There is a large vacant space inside the atom. Most of the part of atom is empty. Yeah, there is a large empty space inside the atom. Most of the part of the atom is empty. What was the second observation? Some rays were deflected by small angles. ठीक है, कुछ रेस जो थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई. तो यहाँ से क्या पता चला कि कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. दिस वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड by small angles. Some of the alpha particles got deflected by small angles. इससे क्या प्रूव हुआ कि there is some positive charge inside the atom. Why? Because positive charge alpha particles, positive charge और alpha particles भी positively charged है. तो क्या होगा? positive charge को repel करेगा. ठीक है. इसीलिए repulsion की वजह से they will move away. So second conclusion was there is some positive charge inside the atom. There is some positive charge inside the atom. The positively charged body बोल सकते हैं. Now what was the third observation? ठीक है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि देयर वाज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम. द थर्ड वाज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड विद 180 डिग्री एंगल. मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए और सेम पाथ से ही वापस आ गए. ठीक है. 180 डिग्री एंगल मतलब लाइक दिस. सो वेरी फ्यू पार्टिकल्स लाइक 1 in 20,000. ठीक है. इतना कम. अगर 20,000 पार्टिकल्स है तो 1 in 20,000. सो वेरी फ्यू particles, almost like 1 in 20,000, 1 out of 20,000 were deflected with 180 degree angle. ठीक है. मतलब जिस डायरेक्शन में वो गए थे उसी डायरेक्शन में, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वापस आ गए, एकदम रीबाउंड हो गए. तो ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम थे. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? ऐसे पार्टिकल्स क्योंकि बहुत कम थे तो दिस काइंड ऑफ इंडिकेटेड जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन. ठीक है. तो यहाँ से कंक्लूजन निकला क्योंकि ऐसे बहुत सी जो रेस बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रही है तो वो बिल्कुल सामने चलेगी पॉजिटिव बॉडी के और इसीलिए वो टोटली 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है. सो दैट इंडिकेटेड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इनसाइड द एटम दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन. सो दिस इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज प्रेजेंट in a small region inside the atom. ठीक है. This positively charged body was termed as nucleus by Rutherford. ठीक है. This positively charged center was termed as nucleus by Rutherford. So this was how the nucleus was discovered. ठीक है. तो मेन आपने पॉइंट्स याद रखना है. So यहाँ से most of the rays just pass through undeflected. Some were deflected by small angles and very few rays like 1 in 20,000 were deflected with 180 degree angle. ठीक है. So most of the particles pass through undeflected, some are deflected through small angles and third was some are deflected with 180 degree angle. ये तीन observations थी.
सो बिकॉज बहुत सारी रेस सीधा पास कर रही है, तो वो क्या इंडिकेट करे कि बहुत ज़्यादा खाली स्पेस है एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। सेकेंड, डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स। डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? एक तरह से वो रिपेल हो रहा है पार्टिकल, तो रिपेल क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इनसाइड द एटम है, जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है। और अब ऐसी रेस बहुत कम थी जो 180 से डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ये कंक्लूजन निकला कि वो रेस एक्चुअली बिल्कुल कन्फ्रंट कर रही होंगी न्यूक्लियस को, बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने जा रही है, तो इसलिए वो 180 से डिफ्लेक्ट हो रही है। और क्योंकि ऐसी रेस बहुत कम थी, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है या बॉडी है, दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इन द सेंटर ऑफ द एटम, राइट। इट इज, तो यहाँ से थॉमसन का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, क्योंकि थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है, पूरा का पूरा जो वाटरमेलन मॉडल में हम जो रेड स्फीयर लेते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड था थ्रू आउट द एटम, बट ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी लाइक द सीड्स embedded in watermelon, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, they are moving around the nucleus. So Rutherford's model was compared with the solar system. जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उसी तरह से रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट सेज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने दो चीज़ों के बारे में बात किया, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो रदरफोर्ड्स मॉडल के दो पॉइंट्स हैं, वन इज न्यूक्लियर पार्ट एंड द अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में आपका न्यूक्लियस आ जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम इन अ वेरी स्मॉल रीजन, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटर है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा? आयनिक फोर्स। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कीप्स द इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, these are some of the important points of Rutherford's model. So soon after nucleus was discovered, तो न्यूक्लियस के फिर न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है दैट वाज कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी टर्म्स वगैरह थी दे वर ऑल गिवन। Now size of the atom is of the order of 10 to the power minus 10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। 10 to the power minus 10 मीटर्स जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो साइज ऑफ एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power minus 10 मीटर्स। अब मतलब रेडियाई की टर्म है ना, यू कैन कॉल इट एज एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली साइज ऑफ न्यूक्लियस in terms of the radii, size of nucleus as compared to that of atom, it is approximately 10 to the power minus 15 meters. 10 to the power minus 15 इस ऑर्डर में रहता है ना। 10 to the power minus 15 को हम फर्मी भी बोलते हैं। सो जनरली जो न्यूक्लियर रेडियाई होते हैं दे आर गिवन इन फर्मी। ओके, नाउ when you compare the size of atom with the nucleus, ठीक है, या इसको वॉल्यूम के टर्म्स में कंपेयर करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस with respect to volume of atom, so this is also called as volume fraction, ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी, बिकॉज न्यूक्लियस का वॉल्यूम with respect to the total volume, टोटल वॉल्यूम मतलब एटम का। अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस कैसा है? स्फेरिकल है, और एटम कैसा है? एटम भी स्फेरिकल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पुट करना है
और यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम. Now roughly the radius of nucleus is of the order of 10 to the power minus 15. तो यहाँ पर इसकी जगह 10 to the power minus 15 डाल देंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह. तो कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 15 और क्यूब भी करना है. एटम का जो रेडियस है दैट इज 10 to the power minus 10. फिर इसका क्यूब भी करना है. ठीक है. 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, दैट विल कैंसिल आउट. अब पावर्स को अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो 15 into 3 is 45 and 10 into 3 is 30. So 30 cancels out. तो हमारे पास क्या बचा? -15. 10 to the power -15. तो अगर हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 to the power -15 times the volume of atom. ठीक है, मतलब इतना छोटा है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू एटम. और वाइस वर्सा कर लो, उल्टा कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम इसको इधर को ले आए 10 raised to -15 तो मिलेगा 10 raised to power 15 times the volume of nucleus. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है? 10 to the power 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. इतना ज्यादा है न्यूक्लियस की वॉल्यूम से. सो दैट मीन्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एटम. समझ आ रही बात है ना? वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 raised to power 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. हमने क्या किया? हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पुट किया, उसका क्यूब लिया. रेडियस ऑफ एटम 10 to the power -10, उसका क्यूब सॉल्व करके 10 raised to power -15 बचा. सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 raised to power -15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एटम. मतलब उतना छोटा है. या फिर वाइस रिवर्स करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 raised to power 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. Okay, now let's see the radii of nucleus. तो न्यूक्लियर रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है. So in order to calculate the nuclear radii, radius of nucleus R is equal to R naught into cube root of A. Now what is A? A here stands for the mass number. A क्या है यहाँ पर? A is the mass number. And what is R naught? It is a constant. So R here represents the radius of nucleus and R naught is a constant. और generally इसका value हम लेते हैं 1.2 into 10 to the power -15 meters. 1.2 Fermi. R naught का जो रेंज रहता है दैट इज 1.1 into 10 raised to power -15 to 1.4. ठीक है. सो R naught का एक रेंज होता है 1.1 to 1.4, तो जनरली वी टेक 1.2. तो न्यूक्लियस का जो रेडियाई है दैट कैन बी रिलेटेड विद द मास नंबर ऑफ एन एटम. मास नंबर क्या होता है? विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है. तो वहां से हम मास नंबर जो, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. तो डायरेक्टली फ्रॉम द मास नंबर वी कैन रिलेट द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस. अब आर नॉट की ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये ध्यान रखना है. ए मास नंबर है और उसका क्यूब रूट लेना है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एलिमेंट एक्स विद मास नंबर 64. ठीक है. फाइंड द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट with mass number 64. Find the nuclear radii of an element X with mass number 64.
ठीक है, तो क्या किया, R इज इक्वल टू R नॉट दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और मास नंबर क्या है ये 64, तो 64 का क्यूब रूट करेंगे। तो 64 का क्यूब रूट क्या है, यू कैन राइट 64 एज 4 का क्यूब, राइट। 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो यहां से ये कट गया, हमारे पास आ गया 4। So 12 into 4 is 4.8 into 10⁻⁻15 meters. This is the radius of the nuclei. Now 10⁻⁻15 meters can also be written as Fermi. So हम इसको आंसर को क्या लिख सकते हैं 4.8 Fermi. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि 10⁻⁻15 meters इज इक्वल टू 1 Fermi. Now let's see the drawbacks of Rutherford's model. What were the drawbacks of Rutherford's model? See, जब भी कोई ड्रॉबैक की बात आती है ना, जैसे अभी हमने देखा थॉमसन मॉडल में, थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक कब आया, जब रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसने कुछ कॉन्सेप्ट दिया दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। सिमिलरली रदरफोर्ड का ड्रॉबैक कब आया, जब नेक्स्ट मैक्सवेल ने वेव थ्योरी दिया, है ना। सो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, सी अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स थ्योरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, है ना, और यहाँ से न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, सो दिस इज चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो इट विल कॉन्टिन्यूसली लूज एनर्जी। तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, कॉन्टिन्यूसली लूजेज एनर्जी, एंड व्हाट विल हैपन इफ इट कॉन्टिन्यूसली लूजेज एनर्जी, इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस and it is expected कि it may fall into the nucleus, है ना। So जब भी एक charged particle move करता है under the influence of electric field, so it continuously loses energy, and अगर ये continuously lose कर रहा है energy तो क्या होगा, it will move closer and closer to the nucleus and it may fall into the nucleus. This was expected, but actually ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो उसका स्टेबिलिटी एटम का नहीं रहेगा, है ना, बिकॉज एटम इज स्टेबल। दूसरी चीज क्या थी, लाइन स्पेक्ट्रम। आगे चलकर जब स्पेक्ट्रा स्टडी किए गए, तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट कॉन्टिन्यूसली गिव्स आउट रेडिएशन, ठीक है। अब वो जो रेडिएशन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। सो इट कॉन्टिन्यूसली लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, सो दैट रेडिएशंस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है। अब रेडिएशंस के बेसिस पे पैटर्न होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही है, सो द पैटर्न ऑफ द रेडिएशंस मस्ट ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस, मीनिंग द स्पेक्ट्रम शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन or some other like elements, it was seen they had line spectrums instead of a continuous spectrum. They had line spectrum, some lines were there in the spectrum. So all these things he could not explain, right? तो क्या क्या points हो गए, he could not explain basically the stability of atom, है ना। So first ड्रॉबैक हुआ, he could not explain stability of atom, ठीक है। जो मैक्सवेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता है एंड इसका एनर्जी चेंज होता जाएगा, इट विल देयर विल बी डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, सो दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। वन second, he could not explain the line spectrum of hydrogen atom, line spectrum of hydrogen atom, because according to this concept hydrogen इसके हिसाब से क्या है, रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रही है,
तो पैटर्न ऑफ रेडिएशन शुड ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस, मीनिंग द स्पेक्ट्रम शुड हैव बीन कॉन्टिन्यूस, जो कि नहीं होता है ना. जनरली लाइन स्पेक्ट्रम्स वर ऑब्जर्व्ड. And then obviously the distribution of electrons, the energies of electrons. ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी एनर्जी के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया. जो नेक्स्ट मॉडल है, बिकॉज दैट एक्सप्लेन्स अबाउट द बोहर्स मॉडल, टॉक्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट डिड नॉट टॉक मच अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसने क्या बोला कि बस वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी एनर्जीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया. सो ही डिड नॉट explain the distribution he did not explain about the distribution and energies of electrons. ठीक है, he did not explain anything about the distribution or energy of electrons. So these were some of the drawbacks of Rutherford's model. जो भी नेक्स्ट मॉडल आता है, प्रीवियस क्या बन जाता है, ड्रॉबैक. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज द वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वेव थ्योरी का, उसी को यहाँ पर जब अप्लाई किया गया तो वो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दैट. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो भी नेक्स्ट मॉडल आता है उससे प्रीवियस मॉडल का ड्रॉबैक्स हम रिलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर सो बिफोर सीइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, what were the main points of the theory. So ये जो basically theory है electromagnetic wave theory, it talks about the nature of the electromagnetic waves. Now what are the electromagnetic waves or the electromagnetic rays? Example is sunlight, है ना, sun rays. जो sun rays हैं वो क्या हैं, electromagnetic rays हैं. उनकी क्या क्या properties होती है. So these are usually emitted from some hot object, heated है ना, heated कोई भी filament है, तो वहाँ से जब radiations emit होती है तो they are emitted in the form of waves, right? And obviously कहीं से जो wave अगर आ रही है तो कैसी आ रही होगी, coming out from some source. ठीक है, so they kind of leave the source. Suppose there is a heated filament, so if some heated filament is there, वहाँ से radiations continuously emit हो रही in the form of waves, so they are coming out from some source. राइट, व्हाट एल्स, ये जो वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो दे ट्रैवल, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो दे हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी. 1 point, what is the velocity of light? 3 into 10 raised to power 8 meters per second. अगर सेंटीमीटर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ. यस, है ना, मीटर्स पे 100 और ऐड कर दो. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 10 raised to power 10 in centimeters per second. अच्छा, वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखो, ये जो वेव प्रोपेगेट करती है तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट हैज वन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है. ठीक है, सो बोथ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर to each other. So the wave, क्या बोलेंगे इसको, it is a oscillating wave having electric and magnetic fields in perpendicular direction. ठीक है,
So electromagnetic waves are associated with electromagnetic waves. They are associated with electric and magnetic field components. Electric and magnetic field components which lie perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction in which the wave propagates. Perpendicular to direction in which the wave propagates. ठीक है, तो एक ऑसिलेटिंग वेव है और उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है और ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, इन विच द वेव प्रोपेगेट्स. ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और उसी के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है. इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, एंड दीज वेव्स आर continuously emitted from some source. Emitted continuously from some source can say these are the radiations which are emitted continuously from some source. जैसे कोई heated object या hot object या heated filament, something like that. Now what are the other characteristics of the wave? Electromagnetic waves, they do not require any material medium for their propagation. ठीक है, they travel with the velocity of light और जब ये ट्रैवल करते तो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए. सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. रिमेंबर दैट. अच्छा, इसके अलावा इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो, ये एक जो पार्ट है, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज योर ट्रफ. अब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का मिलाकर जो टोटल लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ. और इफ यू टेक 2 क्रेस्ट, ठीक है, 2 क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. या तो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मे बी टेकन एज वेवलेंथ. और 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ. सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? विल क्विकली गो थ्रू. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेव के? फर्स्ट इज वेवलेंथ. इसे नाम से पता चल रहा है वेव का जो वेव है उसका लेंथ. So it is defined as the distance between 2 consecutive, एक के बाद एक, ठीक है, crest और troughs, और 1 crest and 1 trough. ठीक है, is that clear? wavelength का जो symbol होता है generally lambda is used and it is the distance between 2 adjacent क्रेस्ट और ट्रफ. अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के यूनिट्स यूज करेंगे. सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस? जनरली हम वेवलेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम्स और नैनोमीटर्स. ठीक है, सो जनरली द यूनिट्स यूज्ड आर एंगस्ट्रॉम एंड देन यू शुड रिमेंबर द कन्वर्जन. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 meters और 10 to the power -8 centimeters. या फिर नैनोमीटर्स यूज करेंगे. नैनो इज 10 to the power -9 meters. ठीक है, फिर 2 और कम कर दो तो सेंटीमीटर्स. सो जनरली द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ आर एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर्स, राइट. सो स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर्स, मीटर्स में भी यूज्ड. अच्छा, पिकोमीटर्स कितना होता है?
1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स, और 1 फर्मी मीटर अगर दिया है तो फर्मी कितना होता है 10⁻15 मीटर्स, राइट। मिली दिया है तो 10⁻⁻3 है ना। तो आपको किसी में भी डिस्टेंस के कोई भी यूनिट दिया हो सकता है, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, पिकोमीटर। So I hope this is clear. Okay. Now the next characteristic is frequency. How do you define frequency? Frequency, the symbol used is nu. Frequency के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से V जैसा सिंबल है ना, इसको क्या कहते हैं, nu. So frequency कैसे डिफाइन करते हैं, और F can be used. So how is frequency defined? It is equal to the number of waves passing through a given point in 1 second. Number of waves passing through a given point in 1 second. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. ठीक है, कितना वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है पर सेकेंड, सो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका यूनिट होता है दैट इज जनरली टेकन एज पर सेकेंड, या तो साइकिल्स पर सेकेंड और सिंपली पर सेकेंड, or it is also called as hertz. So these are the symbols used. Sorry, symbols mean units. These are the unit for frequency. Cycles per second या simply per second या फिर hertz. जितना ज्यादा waves पास करेगा उतना ज्यादा उसका frequency होगा. ठीक है, और थर्ड क्या है, वेलोसिटी. सो वेलोसिटी क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, वेलोसिटी के लिए जनरली हम c यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रिमेंबर दैट. सो द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर सेकेंड इज वेलोसिटी, एंड हाउ मच इज दैट, 3 × 10⁸ meters per second. So it is constant for all the electromagnetic waves. So all the electromagnetic waves travel with the velocity of light. अब इन तीनों का रिलेशन क्या है, velocity, frequency, wavelength. So all the three are related. The frequency is inversely proportional to wavelength. ठीक है, wavelength and frequency are inversely proportional. So C equals to nu lambda. ये एक फॉर्मूला याद रखना है. C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. ठीक है, सो न्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. ठीक है, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, मतलब अगर लैम्डा वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम. ठीक है, सो वाइस वर्सा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट C. व्हाट इज C? C रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ meters per second.
तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, फिर एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर इज जनरली रिटन एज न्यू बार। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज इन सेंटीमीटर्स, then the unit for wave number will be centimeter inverse. ठीक है, so another formula is that of wave number written as nu bar, इसको ऐसे लिखते हैं, nu के ऊपर बार लगा दिया, it is reciprocal of wavelength. ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसे नाम है वेव नंबर. so number of waves per centimeter length. so it is defined as number of waves present in 1 centimeter length, 1 centimeter distance. Number of waves present per centimeter in 1 centimeter distance, या present per unit length भी बोल सकते हैं. Present in 1, अगर सेंटीमीटर्स में ले रहे तो 1 सेंटीमीटर या पर यूनिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर और पर यूनिट डिस्टेंस. तो जितने भी वेव्स प्रेजेंट एक स्पेसिफिक यूनिट डिस्टेंस में, वो 1 सेंटीमीटर है जो भी आप ले रहे हो, पर सेंटीमीटर, पर मीटर. ठीक है, तो उतना सा डिस्टेंस में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज योर वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स. सो इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength. So these two formulas you have to remember from here. Nu equals to C lambda and nu bar is equal, C equals to nu lambda and nu bar is equal to 1 upon lambda. ठीक है, समझ आ गई है बेसिक. अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक सिंपल सा. इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे? दे गिव यू फ्रीक्वेंसी, दे आस्क यू द वेवलेंथ, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. ठीक है, और दे गिव यू वेवलेंथ एंड आस्क यू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस. एंड रिमेंबर, दे विल नेवर गिव यू द वेलोसिटी. Velocity for any electromagnetic radiation is constant. Remember that. So suppose calculate the frequency of radiations having wavelength 1.5 angstroms. ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ गिवन है, ऑफ सम रेडिएशंस विल बी मेंशन, है ना. कौन सी रेडिएशंस है वो आपको गिवन होगी. दे मे गिव यू लाइक आपकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है कौन सी, जैसे यूवी रेडिएशंस है, ठीक है, आपकी माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है. सो दे विल मेंशन द टाइप ऑफ रेडिएशन. सो दिस राइटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट दे विल मेंशन द टाइप ऑफ रेडिएशन. So frequency of electromagnetic radiations having wavelength this much, right? So हमें क्या करना है? C equals to mu lambda. Lambda हमें दिया है, C हमें पता है, तो यहाँ से mu निकाल देंगे, that is C by lambda. C is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. बस ये ध्यान रखना है, ये एंगस्ट्रॉम्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, right? So wavelength is 1.5. एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 raised to power minus 10 meters. So 1.5 2 times will give you 3.0. और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 raised to power minus 18 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होता है? सेकेंड इनवर्स, है ना. सो यू कैन राइट इट एज 10 raised to power 18. हाँ सॉरी, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव की जगह पॉजिटिव. 10 raised to power 18 सेकेंड इनवर्स, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 10 raised to power 18 हर्ट्ज, और वी कैन इवन राइट साइकिल्स पर सेकेंड. सो द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 raised to power 18 साइकिल्स पर सेकेंड और 10 raised to power 18 हर्ट्ज. Now these electromagnetic radiations
when arranged in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is termed as electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic spectrum? Arrangement of the electromagnetic radiations, arrangement of the electromagnetic waves or radiations in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. So this arrangement of radiations in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is termed as electromagnetic spectrum. So we'll quickly see that. ठीक है, तो फर्स्ट वन अभी आगे की तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है इन दिस ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग along the series. The first one is cosmic rays, second gamma, X-ray, UV. V stands for visible. Visible में क्या आ जाएगा आपका विबग्योर, राइट? विजिबल में आपका विबग्योर, और विबग्योर में भी सेम सीक्वेंस चलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. Then I stands for infrared. M for microwaves, R stands for radio waves. ठीक है, तो इसको याद रखने का एक तरीका है. R for राहुल, M for महाजन. राहुल महाजन is very upset. ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो. राहुल महाजन is very upset for ex girlfriend's company या अबाउट एक्स गर्लफ्रेंड्स कंपनी है ना. तो फॉर या अबाउट कुछ नहीं है, बाकी इनिशियल्स आप याद रख सकते हो. राहुल महाजन इज वेरी अपसेट अबाउट एक्स गर्लफ्रेंड्स कंपनी. ठीक है, तो अबाउट से कोई वर्ड नहीं है. सो यू कैन रिमेंबर द इनिशियल्स एंड देन द सीक्वेंस. तो रिमेंबर जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज. So they ask you, the question is which has the highest frequency. आगे की तरफ तो frequency decrease हो रहा है, so that means highest frequency किसका है? Yes. Out of these electromagnetic radiations, which will have the highest frequency? हाँ, cosmic rays है ना, इनका frequency बहुत high होता है. They are emitted from the outer surface of the sun, so they have a very high frequency. And which has the highest wavelength? Radio waves, right? So highest wavelength किसका है, radio waves का. Okay. Now amongst the visible radiations, विबग्योर. तो विबग्योर जो visible part of the radiations है, उसमें violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So आगे की तरफ जा रहे हैं तो same pattern follow करना है. Wavelength increase हो रहा है, frequency decrease हो रहा है. So amongst the visible radiations, which has highest wavelength? Red. ठीक है, violet to red जा रहे हैं तो आगे की तरफ wavelength बढ़ रहा है, same order रहेगा. So red का wavelength maximum है और frequency किसका highest होगा, जो left side है. ठीक है, violet. Yes. तो remember this order of radiations. And then remember the इसका जो visible का जो range रहता है, that is 3800 angstroms to 7600 angstrom. The range of the visible radiations is generally 3800 angstroms to 7600 angstrom. Convert it into nanometers. So roughly 400 to 700 nanometers. ठीक है, तो थोड़ा सा ये राउंड ऑफ करके, तो विजिबल रेंज का जो रेडिएशंस है उसका रेंज क्या रहता है, 3800 एंगस्ट्रॉम्स टू 7600 एंगस्ट्रॉम्स. अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एनर्जी का भी आपको बता देती हूँ. जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करे तो एनर्जी हैज द सेम ट्रेंड, एनर्जी भी डिक्रीज करेगा.
तो जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विल बी स्टडिंग दैट. सो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे सो एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज. सो इफ दे आस्क यू विच इज द हाइएस्ट एनर्जी, the one which has the highest frequency has the highest energy. कॉस्मिक का एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई था, तो कॉस्मिक रेडिएशंस का एनर्जी भी बहुत हाई रहता है. ठीक है. सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली टू वेवलेंथ. सो जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का है, द सेम ऑर्डर वी फॉलो फॉर एनर्जी. सो आगे की तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज एंड एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. Yes, is this clear? चलो फिर rest of the questions we'll do in the next class.